त्रिपाठी आप सबका पुनः केपी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप जानते हैं हम आपके लिए लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए पूरा का पूरा बैच संचालित कर रहे हैं, जिस बैच में मैं आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल की जानकारी दे रहा हूं, जो कि इस परीक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जिन भी विद्यार्थियों ने इस परीक्षा को पहले दिया होगा या जो इसकी भूमिका को जानते होंगे वो जानते होंगे कि एक बड़ा हिस्सा ये कवर करता है उत्तर प्रदेश स्पेशल। इसी क्रम में मैंने आपको इसके पहले 3 कक्षाएं दी थी, आज हमारी चौथी कक्षा होगी। तो मैंने जैसे आपको बताया था, मैं हर कक्षा पढ़ाने से शुरू करने से पहले आपको पिछली कक्षा को रिकैप करवाते हुए इस क्लास से जोड़ूंगा। आप देखेंगे ब्लैक बोर्ड पर मैंने आपके लिए एक शब्द लिखा है, आई कैन। आई का मतलब होता है मैं, कैन का मतलब होता है कर सकता हूं। यानी ब्लैक बोर्ड पे मैंने लिखा आपके लिए कि आई कैन, मैं कर सकता हूं। तो आप जो है इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आपको मेहनत करनी होगी। मेहनत वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत आसान परीक्षा है, छोटी परीक्षा है, पद बहुत अच्छा है। आप थोड़ी सी मेहनत करके इस पद को पा सकते हैं। तो आप जो है अपने कमरे में, अपने दीवार पे, अपने मेज पे इस शब्द को लिखिए, आई कैन, मैं कर सकता हूँ। फिर पूरी ऊर्जा के साथ आइए हमारे साथ और इस परीक्षा के लिए डटिए। हम आपको निश्चित ही सफलता तक पहुँचाएंगे। तो मैं आपको पिछली कक्षाओं से जोड़ते हुए आगे ले चलूँगा। जैसा कि आपको पता है, मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि हमारा उत्तर प्रदेश की स्थिति लंबवत है। फिर मैंने आपको बताया था कि हमारा उत्तर प्रदेश जो है 9 नवंबर 2000 को विभाजित हुआ था और उत्तराखंड को इससे अलग किया गया था। पहली क्लास का सबसे मुख्य बिंदु यही 2 था। फिर मैंने आपको बताया था हमारे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत हैं। सर्वाधिक बार बनने वाले मुख्यमंत्री बहन मायावती हैं और सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री जो हुए थे वो अखिलेश यादव जी हुए थे। फिर मैंने आपको बताया था हमारा राजकीय पुष्प पलाश है, जिसे टेसू भी कहा जाता है। हमारा राजकीय चिन्ह जो है एक वृत्त है। राजकीय चिन्ह एक वृत्त है। वृत्त में 2 मछलियां और एक धनुष तीर बना है। हमारा राजकीय पक्षी सारस है। सारस एक पक्षी होता है, इसको क्रॉन्च भी कहते हैं। साथ ही आप देखेंगे हमारा राजकीय वृक्ष जो है वो हमारा राजकीय पशु बारहसिंघा है। हमारा राजकीय पक्षी सारस है। हमारा राजकीय चिन्ह जो है वो एक वृत्त में 2 मछलियां और एक धनुष तीर है। अब मैं आपको कल की कक्षा के लिए ले चलता हूँ। कल की कक्षा सबसे महत्वपूर्ण क्लास थी। कल से मैंने पहले चैप्टर की शुरुआत की थी, जिसको कहा जाता है उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। यहाँ से चैप्टर बाई चैप्टर आपकी क्लास शुरुआत होती है। कल मैंने पहला चैप्टर आपको पढ़ाया था उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। इस क्रम में मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश को 3 प्रकार के भौतिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। सबसे उत्तर में जो है उसको उत्तर का भाबर एवं तराई का क्षेत्र कहते हैं। मध्य वाले को गंगा यमुना का मध्यवर्ती मैदान कहते हैं। नीचे वाले को हमारा पठारी क्षेत्र कहते हैं, जिसे बुंदेलखंड पठार उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इस तरह 3 भागों में बांटा गया था। मैंने आपको बताया था कि हमारे उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तर में स्थित जिला सहारनपुर है, सबसे दक्षिण में स्थित जिला सोनभद्र है, सबसे पूर्व में बलिया है और सबसे पश्चिम में हमारे शामली है। साथ ही मैंने ये बताया था कि शामली से लेकर के और बलिया तक की दूरी 650 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण का जो एरिया है वो लगभग 260 किलोमीटर है। इस लिहाज से आप जान सकते हैं कि इसका जो एरिया है वो पूरब से पश्चिम में ज़्यादा है, उत्तर से दक्षिण में कम है। इसी तरह कल की क्लास को आप लोग देखेंगे, फिर उसमें से आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। और मैंने आपको कल की क्लास में महत्वपूर्ण चीज़ें जो बताई थी वो ये बताई थी कि मध्यवर्ती मैदान को उत्तर प्रदेश का पोषक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ, गंगा नदी तंत्र पूरा यहीं पे विकसित है। गंगा और जमुना की बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर इस क्षेत्र को बहुत ही उपजाऊ बना देती है। तो इसी क्रम में आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। पिछली क्लास करके हुआ, आप लोग पिछली क्लास को देखते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे और आज की क्लास मैं आपके लिए स्टार्ट करता हूँ। तो आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश की जलवायु और वर्षा।
कल हमने उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन देखा था, भौतिक विभाजन। आज हम देखेंगे हमारे उत्तर प्रदेश में किस तरह की जलवायु है और कैसी वर्षा हमारे यहाँ होती है। अगर हम वर्षा को जान पाएंगे तभी हम जान पाएंगे कैसी खेती हमारे यहाँ की जाती है, कैसे हमारे यहाँ बीमारियाँ पैदा होती हैं, कैसे हमको उनसे लड़ना है। तो आज हमारा दूसरा चैप्टर है उत्तर प्रदेश की जलवायु एवं वर्षा। पिछली कक्षाओं को आप लोग देखते रहेंगे, साथ ही लगातार आप हमारे वीडियोस को देखते हुए लाइक, कमेंट और अपनी प्रतिक्रिया देते रहेंगे। तो यहाँ से पहला ही प्रश्न उठ के आता है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, इसको जानने से पहले कुछ हम लोग भूमिका देखेंगे। शब्द इसमें इतने कठिन कठिन आएंगे कि आपको पहले उस शब्द का मतलब समझना होगा। आइए देखते हैं। ये पूरा विश्व है, ये पूरा विश्व है और इसके एकदम मध्य में जो रेखा होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, इस रेखा को बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, इससे 23.5 डिग्री ऊपर एक रेखा होती है और जिसको बोलते हैं कर्क रेखा, जिसको बोलते हैं कर्क रेखा। इसके 23 डिग्री नीचे एक रेखा पाई जाती है, काल्पनिक रेखाएं हैं ये सब, जिसको बोलते हैं मकर रेखा। मकर रेखा, इसके यहाँ पे एक पाया जाता है, इसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त, और इसके यहाँ पे 66.5 डिग्री पर एक पाया जाता है, इसको बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक वृत्त, ये इसका विभाजन है। इस वाले एरिया को ये जैसा आप देख पा रहे हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा, इसकी स्थिति 0 डिग्री पे होती है, इसकी 23.5 डिग्री पे, इसकी 66.5 डिग्री पे। सेम दक्षिण में भी यही होता है, इसकी स्थिति 23.5 डिग्री पे, इसकी स्थिति 66.5 डिग्री पे। इसको नॉर्थ पोल कहा जाता है, उत्तर दिशा, इसको साउथ पोल कहा जाता है। मैंने आपको बताया था मैप में ये एरिया नॉर्थ होता है, ये एरिया साउथ, ये एरिया ईस्ट और ये एरिया वेस्ट। तो आप देख पाएंगे, साथ ही आप ये समझेंगे हमारे साथ में कि ये जो स्थिति है पूरे विश्व की, उसमें ये एरिया जो होता है, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, यानी 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ के मध्य का जो ये एरिया होता है, ध्यान देंगे, ये जो एरिया होता है, इस एरिया को कहते हैं उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंध, क्या बोलते हैं इसको? उष्णकटिबंध। ध्यान देंगे, 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंध। इस पृथ्वी के इस एरिया में जितने भी देश, जितने भी भूभाग आएंगे, उनको कहा जाता है कि उष्णकटिबंध में आते हैं। फिर ध्यान देंगे, मकर रेखा और अंटार्कटिक, साथ ही कर्क रेखा और आर्कटिक क्षेत्र के बीच का जो क्षेत्र है, ये इसको बोला जाता है, ये वाला क्षेत्र, ये जो क्षेत्र यहाँ पे बनता है, इस क्षेत्र को बोलते हैं, सेम यहाँ भी बोलते हैं इसको बोलते हैं उपोष्ण। इसको बोलते हैं उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण कटिबंध, इसका एक नाम और है, इसको शीतोष्ण कटिबंध भी बोलते हैं। ध्यान देंगे, फिर से एक बार आएंगे साथ में हमारे। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं उष्णकटिबंध। कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के क्षेत्र को बोलते हैं उपोष्ण कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंध। सेम है, सिर्फ दक्षिण में भी है। मकर रेखा और आर्कटिक वृत्त के क्षेत्र के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं उपोष्ण कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंध। तो सीधी सी बात, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में जो देश आएंगे, उनको हम बोलेंगे ये देश उष्ण कटिबंध में है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में जो देश आएंगे, उनको हम बोलेंगे कि ये देश जो है वो उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध में अपनी स्थिति को रखते हैं। इसी क्रम में आपको पता होगा कि हमारा भारत देश कहाँ पे स्थित है। मैंने आपको बताया था कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर के गुजरती है। आप ध्यान देंगे, यहाँ पे जगह कम होने के कारण ध्यान देंगे आप लोग, कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से होकर के गुजरती है।
लगभग भारत के मध्य से होकर के गुजरती है और हमारे उत्तर प्रदेश की उपस्थिति यहीं पे होती है, उत्तर प्रदेश। तो आप ध्यान देंगे कर्क रेखा 23.5 डिग्री है जो कि हमारे उत्तर प्रदेश इसके ऊपर स्थित है, यानी हमारा उत्तर प्रदेश इस वाले एरिया में नहीं आता। किस एरिया में आता है? आर्कटिक क्षेत्र में। आर्कटिक क्षेत्र और कर्क रेखा के मध्य में आता है, यानी हमारा उत्तर प्रदेश उपोष्ण कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंध के क्षेत्र में आता है। ध्यान देंगे आप लोग, कर्क रेखा 23.5 डिग्री, ये जो लगभग उत्तर प्रदेश के नीचे से भारत के मध्य से गुजरती है, उत्तर प्रदेश अपनी स्थिति यहाँ रखता है। तो आप क्या यहाँ से एक बात निकल के आती है कि हमारा उत्तर प्रदेश उपोष्ण कटिबंध में स्थित है या शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। यहाँ से हमारे उत्तर प्रदेश की जलवायु के विषय में जो पहली बात निकल के आती है वो ये है कि हमारी जलवायु उपोष्ण है। क्या है? उपोष्ण है। दूसरी बात आप देखेंगे, हमारा जो उत्तर प्रदेश है ये पूरी तरीके से मानसून से ही इसकी स्थिति तय होती है। जैसे आप गांव में होंगे, आप देखते होंगे मानसून में बारिश होती है तो हमारे यहाँ खेती होती है, मानसून नहीं आता खेती नहीं हो पाती। तो हमारी जी जलवायु मानसून पर भी काफ़ी मात्रा में निर्भर करती है। कुल मिला के हमारी जलवायु उपोष्ण है, हमारी जलवायु मानसूनी है। मानसूनी जलवायु क्यों है? क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में मानसूनी पवनें बहती हैं। मानसूनी पवनें कौन सी हैं? मानसूनी पवनें वे पवनें हैं जो कि हर ऋतु के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती हैं। जैसे ठंडी में हमारी जो पवनें बहती हैं उनकी स्थिति दूसरी होती है, गर्मी में वो लू लेके बहती हैं, ठंडी में शीतलहर लेके बहती हैं और नम होकर के बरसात में बहती हैं। तो ऐसी पवनें जो जिनमें ऋतुओं के साथ परिवर्तन हो जाता है, ऐसी पवनों को हम कहते हैं मानसूनी पवनें। तो यहाँ से दो चीज़ें आती हैं, हमारा जो उत्तर प्रदेश है इसकी जलवायु उपोष्ण है, ये उपोष्ण क्षेत्र में आता है। दूसरा, हमारी जलवायु मानसूनी है, हमारी जलवायु मानसूनी है। और तीसरी चीज़ क्या ध्यान देंगे कि जैसे कि आप जानते हैं लगभग 3 तरह के क्षेत्र पाए जाते हैं। पहला क्षेत्र ऐसा होता है जहाँ पर 12 महीने में से 8 महीने गर्मी होती है और 4 महीने सर्दी होती है, तो ऐसे क्षेत्र को उष्ण कहते हैं। उष्ण मतलब गर्म। कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे 8 महीने ठंडी होती है, 4 महीने गर्मी होती है, ऐसे क्षेत्र को शीत क्षेत्र कहते हैं। और कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे लगभग बराबर की स्थिति रहती है, न ज़्यादा ठंडी न ज़्यादा गर्मी। तो हमारे उत्तर प्रदेश में जैसे आपको पता होगा ज़्यादातर समय में क्या गर्मी पाई जाती है, ठंडी बहुत कम पाई जाती है, इसलिए हमारे उत्तर प्रदेश को उष्ण माना जाता है। क्या माना जाता है? उष्ण माना जाता है। क्यों माना जाता है? उष्ण माना जाता है। ध्यान देंगे आप, हमारा उष्ण माना जाता है। ध्यान देंगे हम लोग हैं उपोष्ण में, लेकिन उष्ण जैसी यहाँ पे स्थितियाँ हैं, इसलिए हमारा कहा जाता है इसकी स्थिति उष्ण कटिबंधीय है। ध्यान देंगे हम उष्ण कटिबंध में नहीं है, लेकिन हमारी स्थिति क्या है? उष्ण कटिबंधीय है। जैसे उष्ण कटिबंध वाले एरिया में मानसून रहता है, जैसे उष्ण कटिबंध वाले एरिया में वर्षा होती है, जैसे जलवायु पाई जाती है, सेम वैसी जलवायु हमारे यहाँ भी मिल रही है। तो ध्यान देंगे यह 3 चीज़ों में हमारा उत्तर प्रदेश किस जगह उपस्थिति रखता है, तो उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध में अपनी उपस्थिति रखता है। फिर हमारे यहाँ जलवायु मानसूनी प्रकार की है, साथ ही उष्ण कटिबंधीय प्रकार की है। तो यहाँ से इस प्रश्न का उत्तर निकल के आता है कि हमारे उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है। तो आप सीधा साधा इसका उत्तर देंगे, हमारे उत्तर प्रदेश की जलवायु समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय, समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय व मानसूनी जलवायु है। मानसूनी जलवायु है। यहाँ से ध्यान देंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया कि हमने क्या जाना, हमारे उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? समशीतोष्ण, समान रहने वाली, चूंकि अब शीतोष्ण एरिया में पाए जाते हैं, इसकी शीतोष्ण है, उष्ण कटिबंधीय जैसी स्थिति है और मानसूनी है। मैं आपको ये लाइन डायरेक्ट बता सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने आपको पूरा मतलब समझाया कि हम उपोष्ण कटिबंध में उपस्थिति रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि हम 23.5 डिग्री के ऊपर आते हैं। साथ ही मानसूनी है क्योंकि यहाँ मानसून पे बहुत कुछ निर्भर करता है। हमारे यहाँ तो खेती को ही मानसून का जुआ कहा जाता है, और मानसूनी है, साथ ही उष्ण कटिबंध के जैसी है। इसलिए हमारे उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो कैसी है? तो आप कहेंगे हमारी जलवायु
समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय व मानसूनी जलवायु है। परीक्षा में आप देखेंगे तो कई बार ऑप्शन में सिर्फ यही लिखा रहता है, उत्तर देश की जलवायु है शीतोष्ण मानसूनी, इस टर्म को हटा देते हैं। ये कई बार लिखा रहता है उष्ण मानसूनी। तो इन तीनों शब्दों में से जो शब्द आपको मिलेगा आप वही मारेंगे। ऑप्शन में आप इन तीनों शब्द को ढूंढेंगे, इनके अलावा किसी को टिक नहीं करेंगे। ऑप्शन आपको कैसे कैसे आएंगे? पहला ऑप्शन रहेगा समशीतोष्ण मानसूनी, वो भी सही है। मानसूनी जलवायु, ये भी सही है। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, ये भी सही है। इसके अतिरिक्त कुछ भी आता है तो आप उसको टिक नहीं मारेंगे। मुझको लगता है बहुत अच्छे से आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे कि किस तरीके से जलवायु का नाम ऐसा रखा गया। शब्दों को समझना जरूरी होता है, वरना टॉपिक दिमाग में उतना अच्छे से तैयार नहीं होता। एक चीज़ और आप लोग ध्यान दे लेंगे, कई बार विवाद का विषय हो जाता है, गांव के बड़े और बुजुर्ग पूछ लेते हैं, हम लोग जवाब नहीं दे पाते। एक शब्द है जलवायु, एक शब्द है जलवायु और एक शब्द है मौसम। एक शब्द है मौसम। दोनों में क्या अंतर है देखेंगे। बहुत आसान अंतर है, चीज़ों को आसानी से समझ जाएंगे, बस एक बार दिमाग में अपने बिठाना है। जलवायु क्या है? किसी भी स्थान का, किसी भी जगह का वातावरण जो एक लंबे समय में चेंज होता है उसको जलवायु कहते हैं। मतलब ऐसा वातावरण जो बहुत लंबे समय में परिवर्तित हो, लगभग 25 से 30 साल में उसमें चेंजेज आए, उसको जलवायु कहते हैं। और मौसम क्या है? वह स्थिति जिसमें दिन भर में 2 से 3 बार या 2 दिन में परिवर्तन, जल्दी जल्दी परिवर्तन होते हैं, उसको क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। तो मौसम देखिए इस समय कैसा है, रात में आपको गर्मी लगती है, सुबह में आपको मौसम ठंडा हो जाता है, दिन में उमस बढ़ जाती है। ये मौसम में परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन नहीं हो रहा। जलवायु हमारी एक लंबी प्रक्रिया है, तो क्या कहेंगे? जलवायु जो है ये लंबा समय अंतराल है, लंबा समय अंतराल है। और मौसम जो है ये लघु समय अंतराल है। क्या कहेंगे आप लोग कि वातावरण में परिवर्तन का जो लंबा समय अंतराल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जलवायु। तो वातावरण में परिवर्तन का जो लघु समय अंतराल होता है उसको हम क्या कहते हैं? मौसम। कह सकते हैं कि मौसम का औसत ही जलवायु है। यानी हमारे यहाँ कैसा मौसम रहता है लगातार, इसका हम एक औसत निकाल के बता पाते हैं कि कैसे हमारे यहाँ की जलवायु पाई जा रही है। अब हम आपको ले चलेंगे उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली अलग अलग जलवायु के बारे में कि हमारे यहाँ गर्मियों में कैसी जलवायु होती है, ठंडी में कैसी होती है और बरसात में कैसी होती है। तो ध्यान देंगे हमारे उत्तर प्रदेश के लिहाज से हमारे यहाँ 3 स्थितियाँ हम देखेंगे। एक ऋतु होती है जिसको बोलते हैं ग्रीष्म ऋतु, दूसरी बोलती है वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। हमारे उत्तर प्रदेश में मोटा मोटा 3 प्रकार की ऋतुओं का अध्ययन हम करेंगे। ग्रीष्म ऋतु जिसको सरल भाषा में गर्मी कहा जाता है, वर्षा ऋतु जिसको सरल भाषा में बरसात कहा जाता है और शीत ऋतु जिसको सरल भाषा में ठंडी कहा जाता है। तो तीनों में ये 3 तरह के हमारे यहाँ मौसम पाए जाते हैं। साथ में इनमें वर्षा कैसे होती है, एक एक टॉपिक का हम अध्ययन करेंगे। आइए हम आपको एक एक टॉपिक का अध्ययन करवाते हुए चलते हैं। पहला जो टॉपिक हम लोग उठाएंगे उसका नाम है ग्रीष्म ऋतु। कैसा? ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में आप जानेंगे मतलब साफ साफ है गर्मी का मौसम। और गर्मी के मौसम में आप जानेंगे ग्रीष्म ऋतु जो होती है इसके जून महीने में 21 जून को सूर्य जो होता है वो कर्क रेखा पर एकदम सीधा है पड़ता है। यानी आप देखेंगे ये जो मैंने बताया था आपको, ये एरिया 23.5 डिग्री से लेकर के और ये साइड 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ, ये जो एरिया होता है यहाँ पर सूरज की किरणें एकदम सीधा पड़ती हैं। अगर सूरज की किरणें एकदम सीधा पड़ेंगी तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगा? गर्मी बहुत
ज़्यादा होगी, गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। और ठीक इसी के ऊपर हमारा उत्तर प्रदेश है। इसका मतलब इस ऋतु का प्रभाव, इस मौसम, इस गर्मी का प्रभाव हमारे साथ भी पड़ता है। हम जानेंगे हमारे यहाँ गर्मियों का मौसम कैसा रहता है। तो आप जानेंगे चूंकि सूरज जो है वो इस समय कर्क रेखा के आसपास एकदम सीधा चमक रहा होता है, तो हमारे यहाँ गर्मी बहुत तेज पड़ती है। और इन्हीं गर्मी के मौसम में हमारे यहाँ एक हवा चलती है, जिसको बोलते हैं लू। क्या बोलते हैं? लू। ये जो लू है ये हमारे उत्तर प्रदेश में जो है आप देखेंगे हमारे उत्तर प्रदेश में ये जो लू है ये पश्चिमी क्षेत्र से प्रवेश करती है। किस क्षेत्र से? पश्चिमी क्षेत्र से प्रवेश करती है। यानी लू हमारे उत्तर प्रदेश में पश्चिमी क्षेत्र से आती है, पश्चिमी क्षेत्र से आती है। और ये लू जब बहुत भयंकर रूप ले लेती है, इसकी रफ्तार 30-40 के आसपास रहती है, तो इसको लू कहा जाता है। कभी कभी इसकी रफ्तार 100 के ऊपर हो जाती है। जब इसकी रफ्तार 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर हो जाती है, तब हम इसको कहते हैं तूफान आ गया है। और ये तूफान अपने साथ धूल और आंधी लेके आता है। इस समय मई का महीना चल रहा है, आप देखेंगे इस समय बहुत सारे हमारे यहाँ आंधी चक्रवात आ रहे हैं, तो वो इसी लू के आने का एक अंदेशा है। तो ग्रीष्म ऋतु में हमारे यहाँ लू आती है, और जब यही लू प्रचंड हो जाती है, इनकी रफ्तार लगभग 100 से 120 किलोमीटर हो जाती है एक घंटे में, तो इनको कहा जाता है तूफान। क्या कहा जाता है? तूफान। और ये अपने साथ क्या लेके आती है? आंधी और धूल, आंधी और धूल। तो ध्यान देंगे हमारे उत्तर प्रदेश में गर्मियों के मौसम में लू चलती है, और जब ये लू बहुत तेज हो जाती है तो हमारे यहाँ तूफान आने लगते हैं। और इस तूफान में आंधी के साथ साथ धूल, कण और बहुत सारी चीज़ें पूरे वातावरण को विध्वंस कर देता है ये। और ध्यान देंगे इस समय हमारे ग्रीष्म ऋतु में हमारे उत्तर प्रदेश जो तापमान होता है वो मैक्सिमम यानी अधिकतम तापमान 36 डिग्री 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, और मिनिमम यानी कि सबसे न्यूनतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। 39 से 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका तापमान हमारे यहाँ एग्जिस्ट करता है। ध्यान देंगे ग्रीष्म ऋतु में हमारे यहाँ लू चलती है, हमारे यहाँ तापमान थोड़ा उच्च रहता है। क्यों उच्च रहता है? क्योंकि कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमक रहा होता है, इसलिए हमारे यहाँ तापमान बढ़ जाता है। और हमारे यहाँ तापमान की स्थिति में देखेंगे हम लोग उच्चतम तापमान होता है हमारे ग्रीष्म ऋतु में। उत्तर प्रदेश का उच्चतम तापमान 39 डिग्री से 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, और न्यूनतम तापमान जो होता है वो हमारे यहाँ 24 से लेकर के 21 डिग्री सेल्सियस होता है। और इन दोनों का अगर हम तापांतर निकालेंगे तो हमारे यहाँ तापांतर जो सबसे उच्चतम लगभग 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास का आता है। तो इस ग्रीष्म ऋतु में हम क्या जानेंगे? ग्रीष्म ऋतु में ही हमारे यहाँ लू चलती है। जब यह लू बहुत प्रबल हो जाती है तो इन्हीं को हम लोग तूफान कह देते हैं। ये तूफान आंधी और धूल लेके आते हैं। इस समय हमारे यहाँ जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 39 से 36 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और 24 से 21 न्यूनतम होता है, और हमारा तापांतर 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास का हो जाता है। एक क्वेश्चन जो यहाँ से बहुत बार पूछा जाता है परीक्षाओं में, वो आप जानेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश में गर्मियों में अधिकतम तापमान किस जिले का होता है। यानी हमारे उत्तर प्रदेश का गर्म जिला कौन सा होता है? ध्यान देंगे सबसे गर्म जिला और सबसे ठंडा जिला, यानी गर्म जिला और ठंडा जिला कौन सा होता है। यानी सबसे ज़्यादा गर्मी किस जिले में होती है और सबसे कम गर्मी किस जिले में होती है। तो आप ध्यान देंगे इस ऋतु में ग्रीष्म यानी गर्मी की ऋतु में सबसे ज़्यादा गर्मी आगरा में होती है, आगरा जनपद में होती है। किस जनपद में? आगरा जनपद में होती है। साथ ही झांसी जनपद में होती है। किस जनपद में होती है? झांसी जनपद में। और सबसे कम गर्मी बरेली जनपद में होती है। किस जनपद में? बरेली जनपद में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो है, ध्यान देंगे हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे गर्म जिला गर्मियों में कौन सा होता है? आप कहेंगे आगरा और झांसी। सबसे कम गर्म जिला कौन सा होता है? आप कहेंगे बरेली। इसको ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। और लू किस क्षेत्र से आता है? तो पश्चिमी क्षेत्र से लू आती है, और जब प्रचंड हो जाती है इसका नाम तूफान पड़ जाता है। तो इस तरह पहला टॉपिक आपका खत्म होता है। साथ ही आप लोग ध्यान देंगे
कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारी कर्क रेखा है और इसके ऊपर उत्तर प्रदेश की स्थिति होती है। हमारे यहाँ पे जो जिले पाए जाते हैं, इन जिलों का तापमान गर्मियों में लगभग बहुत ज़्यादा 47-48 तक पहुँच जाता है। जैसे इलाहाबाद, प्रतापगढ़, इन सब एरियो का तापमान बहुत बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये कर्क रेखा के पास में है, इसलिए इनका तापमान 40 से 47 हो जाता है। आप ये नहीं सोचेंगे कि 39 लिखा है तो कभी हमारे यहाँ तापमान 42 भी होता है, क्योंकि हम कर्क रेखा के पास में, ये एक औसत तापमान निकाला जाता है जो कि सर्वमान्य है पूरे एरिया में। ये टॉपिक थोड़ा जटिल, थोड़ा कठिन होता है, इसके शब्द थोड़ा कठिन होते हैं, इसलिए थोड़ा इसको समझने में छात्रों को दिक्कत होती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। आप इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखेंगे, सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। अब हमने ग्रीष्म ऋतु देखा, अब हम देखेंगे वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु का आरंभ हमारे यहाँ लगभग जून के अंत से और जुलाई के महीने से होता है। वर्षा ऋतु का आरंभ जून के अंत से और जुलाई के महीने में हो जाता है, जुलाई के प्रारंभ में। तो हम जानेंगे हमारे यहाँ वर्षा जब शुरू होनी होती है तो वो कैसे होती है, हम लोग देखेंगे 2 तरीके से। पहले भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, ये भारत है, यहाँ पे हमारा उत्तर प्रदेश है, और यहाँ पे आप लोग देखेंगे इधर, ये हमारा उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे यूपी है, और ये हमारा भारत है, और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, ये पूरा एरिया पानी से भरा हुआ रहता है, बंगाल की खाड़ी। तो हमारे यहाँ बंगाल की खाड़ी से ही मानसून उठता है, बंगाल की खाड़ी से ही मानसूनी पौनी उठती हैं और यहाँ से चल के उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं। ध्यान देंगे, बंगाल की दक्षिणी पश्चिमी मानसून का जो है हमारे यहाँ बंगाल की खाड़ी की शाखा आती है और बारिश करती है। ध्यान देंगे, उत्तर प्रदेश की बारिश कौन सी शाखा करती है, आप कहेंगे बंगाल की खाड़ी से उठने वाली मानसूनी पौने हमारे प्रदेश में बारिश करती हैं। लगभग हमारे प्रदेश की 80% बारिश यही करती है। तो ध्यान देंगे, वर्षा ऋतु में ध्यान देंगे, ये लगभग हमारा उत्तर प्रदेश है। इसमें आप देखेंगे जो मानसूनी पौने हैं हमारे यहाँ पे एक पहाड़ की श्रृंखला पाई जाती है, इसको बोलते हैं हिमालय। क्या बोलते हैं? हिमालय श्रृंखला। अब मैंने क्या कहा था, अरब की खाड़ी से एक मानसून उठता है, मानसूनी पौने उठती हैं जो 2 भागों में पड़ जाती हैं। पहली जो इसकी शाखा है वो ऐसे आती है, ऐसे करते हुए, बारिश करते हुए ऐसे निकल जाती है। ध्यान देंगे, हमारे उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी की शाखा का मानसून आता है, पहली शाखा का जो ऐसे बारिश करते हुए निकल जाता है, तथा इसकी एक शाखा जो ऐसे आती है और इधर की तरफ बढ़ती हुई जाती है। ध्यान देंगे, 2 शाखाएं हो गई, पहली शाखा सीधे बारिश करती हुई जा रही है, दूसरी हिमालय की ओर जा रही है। तो आप ध्यान जानेंगे, चूंकि यहाँ से मानसूनी पौने उठ रही हैं तो वो इस एरिया में ज़्यादा बारिश करती हैं और ऐसे बारिश करते करते ऐसे निकल जाती हैं। तो धीरे धीरे इनकी बारिश करने की क्षमता कम होती जाती है और आगे जाके धीरे थोड़ा कम बारिश करने लगती है। और एक शाखा जो हिमालय तरफ जाती है वो हिमालय के पर्वतों से टकराती है, टकरा कर फिर लौटती है, तो फिर इस एरिया में बारिश करते हुए इस तरफ फिर आती है और धीरे धीरे आती, यहाँ पे ज़्यादा बारिश करती है और फिर इधर आते आते कम बारिश होने लगती है। इस एरिया में बहुत न्यून बारिश होती है, बहुत कम बारिश होती है। क्यों? क्योंकि आप बता पाएंगे कि ये वहाँ से बारिश करना शुरू कर दी, इधर आते आते इसकी क्षमता कम हो जाती है। ध्यान सुनेंगे मेरी बात को, जो बंगाली खाड़ी से मानसून उठता है वो 2 भागों में बढ़ जाता है। एक शाखा इसकी सीधे बारिश करते हुए जाती है निकल, एक शाखा हिमालय से टकरा के फिर लौटते हुए बारिश करती है। तो जो शाखा सीधे बारिश करते निकल जाती है पाकिस्तान, उसको आप जानेंगे वो इस एरिया में ज़्यादा बारिश करते हुए धीरे धीरे उसकी क्षमता कम होती जाती है और इस एरिया में वो कम बारिश करती है। जो हिमालय से टकराती है वो ऊपर ज़्यादा बारिश करती है और नीचे आते आते कम बारिश करती है। इसलिए इस पठारी क्षेत्र को, जहाँ पे महोबा, झांसी, जालौन वगैरह है, यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। तो परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बारिश का क्रम जो है किस एरिया में
में ज़्यादा है। तो आप कहेंगे बंगाल की खाड़ी से उठा हुआ मानसून की जो बारिश करने की क्षमता है वो पूर्व में ज़्यादा है और धीरे धीरे कम होते हुए पश्चिम में कम हो जाती है, साथ ही उत्तर में ज़्यादा है और कम होते हुए दक्षिण में कम हो जाती है। यहाँ पे ध्यान देंगे, हमारा यहाँ पे एक जिला है जिसको बोलते हैं गोरखपुर, और एक जिला हमारा यहाँ पे है जिसको बोलते हैं मथुरा। इसको क्या बोलते हैं? मथुरा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान देंगे। गोरखपुर में हमारे उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक बारिश होती है, लगभग 144.7 सेंटीमीटर बारिश यहाँ पे होती है और मथुरा में लगभग 84.4 सेंटीमीटर बारिश होती है। ध्यान देंगे, हमारे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? आप है गोरखपुर। यहाँ पे लगभग 184 सेंटीमीटर बारिश होती है और हमारे मथुरा में सबसे कम 84 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है। इसको नापते कैसे हैं? बारिश हो रही है, आप एक समतल आकार का बर्तन लेंगे, ऐसे रख देंगे, इसमें पानी भरता है, फिर आप नाप लेते हैं कितने सेंटीमीटर बारिश हुई। ठीक, तो आप क्या जानेंगे, हमारे प्रदेश में सर्वाधिक बारिश गोरखपुर में होती है, सबसे कम बारिश हमारे मथुरा में होती है। क्यों गोरखपुर में ज़्यादा होती है? क्योंकि यहीं से मानसून प्रवेश करता है, यहाँ पे भारी मात्रा में बारिश कर देता है। उसके बाद यहाँ पे चूंकि लौटता हुआ मानसून है, ज़्यादा बारिश कर नहीं पाता, इसलिए इसकी स्थिति थोड़ा विकट हो जाती है। तो आप देख रहे हैं हमारे इसमें जो है सब सर्वाधिक जो ज़्यादा बारिश गोरखपुर में, सबसे कम बारिश मथुरा में होती है। क्यों होती है? कारण भी मैंने आपको बता दिया, वर्षा ऋतु। अब हमारी तीसरी ऋतु आती है, इसको बोलते हैं ठंडी यानी ग्रीष्म ऋतु। तीसरी ऋतु है उसको बोलते हैं ठंडी शीत ऋतु। आप देखेंगे शीत ऋतु का मतलब साफ साफ होता है ठंडी का मौसम। ठंडी के मौसम में हमारे यहाँ जो है वो बारिश बहुत कम होती है, लेकिन मौसम बहुत ठंडा रहता है। इतना ठंडा मौसम रहता है कि आप जानेंगे शीत ऋतु का जो जनवरी का महीना है, कौन सा महीना? जनवरी का महीना, ये सबसे ठंडा, सबसे सर्द महीना माना जाता है। परीक्षा में पूछा जाता है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सर्द किस मौसम में पड़ती है? तो आप कहेंगे जनवरी के मौसम में पड़ती है। तथा यहाँ पे हमारा जो तापमान है, हमारे जो उत्तर प्रदेश का तापमान होता है वो उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर क्या होता है? बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है? कि मैंने आपको बताया था हमारे उत्तर में हिमालय है, जब उत्तर में हिमालय है, यहाँ पे बर्फ गिरती है, तो ये एरिया ज़्यादा ठंडा रहता है और धीरे धीरे इसकी यहाँ पे ठंडी कम होते हैं, तो नीचे वाला जो एरिया आता है यहाँ पे हमारी ठंडी कम पड़ती है। तो आप ध्यान देंगे हमारा जो ठंडी का मौसम है शीत ऋतु, इसमें जनवरी के महीने में सबसे ज़्यादा ठंडी पड़ती है। साथ ही उत्तर से दक्षिण आने पर ठंडी का मौसम घटता जाता है और बहुत कम वर्षा, लगभग 10 सेंटीमीटर के आसपास जो वर्षा होती है वो इस एरिया में होती है। साथ ही सर्दियों में जो वर्षा होती है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश है, पश्चिम से आने वाले जो इस तरफ से आने वाला मानसून है उससे होती है। और ये मानसून जो हमारे यहाँ आता है ये लगभग तो आगे के एरिया से कैस्पियन सागर, काला सागर, लाल सागर से उठते हुए आता है। इसकी क्षमता बहुत कम हो जाती है, काफ़ी दूर से आता है, बहुत थोड़ी सी वर्षा करते हुए ये निकल जाता है। तो ठंडियों में हमारे यहाँ बहुत कम वर्षा होती है, गर्मी में हमारे यहाँ उससे थोड़ा ज़्यादा और वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो इस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे यहाँ किस तरह का मौसम पाया जाता है। आज के टॉपिक के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हुए हैं कि हमारे प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? आप कहेंगे गोरखपुर में। सबसे कम वर्षा कहाँ से होती है? आप कहेंगे मथुरा में। हमारे यहाँ कुल कितने प्रकार की ऋतुओं का अध्ययन किया जाता है? 3, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। साथ ही लू क्या है? आप कहेंगे गर्मियों के महीने में पश्चिम से चलने वाली गर्म पवनों को हम लू कहते हैं, जो कि बहुत ही गर्म और बहुत ही नम होती है, जिनसे कि चिपचिपा सा मौसम हो जाता है। ठंडी में सबसे ज़्यादा ठंडी किस महीने में पड़ती है? आप कहेंगे जनवरी महीने में पड़ती है। फिर आप कहेंगे ठंडी में सबसे ज़्यादा तापमान किस तरफ होता है? उत्तर में तापमान ज़्यादा होता है और दक्षिण में आते आते तापमान कम हो जाता है। फिर आप वर्षा ऋतु में जाएंगे। वर्षा ऋतु में आपसे पूछा जाएगा कि हमारे यहाँ कौन सा मानसून वर्षा करता है? आप कहेंगे हमारे यहाँ बंगाल की खाड़ी का मानसून वर्षा करता है। इसकी 2 शाखा हो जाती हैं, एक हिमालय से टकरा कर लौटते हुए वर्षा करती है, साथ ही एक शाखा जो है वो
वो हमारे यहाँ सीधे बारिश करते हुए चली जाती है। तो इस तरह आपने देखा इस टॉपिक को ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु मैंने आपको बताया। इसकी थोड़ी बहुत बातें मैं आपको कल बताऊंगा। इस तरह आप लोग हमारे वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और दोस्तों को जरूर बताते रहिए। अगर आपको अच्छा लगे प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।